हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नो के सब्जेक्ट एमएसडी 12 को। हमारी कहानी चल रही है ट्रेडिल। इसमें हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं मूल्यांकन और विश्लेषण के। आज हम करने वाले हैं तीसरा प्रश्न है ट्रेडिल कहानी में चित्रित मालिक कर्मचारी के संबंध पर एक निबंध लिखिए। तो ट्रेडिल कहानी हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ट्रेडिल कहानी में मालिक कर्मचारी के संबंध में लगाव व तनाव का उल्लेख कीजिए और ट्रेडिल कहानी में चित्रित मालिक कर्मचारी के संबंध पर एक निबंध लिखिए। तो अगर मालिक और कर्मचारी के रिलेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर यही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप देश में मशीनों से काम होना शुरू हो गया था। वैज्ञानिक उपकरणों का तीव्र गति से प्रसार हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण पूंजी का प्रभा मंडल विस्तृत हुआ। उसने अपनी सभ्यता ही विकसित कर ली, पूंजीवादी सभ्यता। ठीक है, तो क्योंकि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तो फिर मशीनों से काम ज़्यादा होने लगा, तो इसमें पूंजी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो पूरी एक सभ्यता बन गई थी इसकी पूंजीवादी सभ्यता। इस सभ्यता ने एक नया वर्ग खड़ा कर दिया था जो मजदूर वर्ग के नाम से जाना गया। पूंजी के अधिकारों ने श्रम को खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि जिसके पास पूंजी थी वो इंडस्ट्री लगा सकता है, उद्योग खोल सकता है और उसमें श्रमिक के तौर पर श्रम को खरीद सकता है। तो श्रमिक की खरीद को लेकर संघर्ष भी हुआ था। स्मरणीय है कि ट्रेडिल शीर्षक कहानी में प्रेस मालिक और कर्मचारी के बीच अद्भुत संबंध है। इन दोनों के रिश्तों में एक और जहाँ लगाव है वहीं तनाव भी झलकता है। शोषण के साथ साथ अपनत्व का भी भाव है। दरअसल 60 के दशक में पूंजी का प्रवेश हो रहा था। 1960 के जो था उसमें पूंजी का प्रवेश हो रहा था। वह पूरी तरीके से भारतीयता को अपने कब्जे में नहीं कर पाई थी। थोड़ी सी संवेदनशीलता ही सही लेकिन जीवित थी। ठीक है, तो बेशक पूंजी का प्रवेश हो रहा था तो फिर भी हमें भारतीयता थी, संवेदनाएं थी। तो बेशक उसने बहुत सारा कब्जा कर लिया था पूंजित्व का, इसमें ज़्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी संवेदनशीलता थोड़ी ही सही लेकिन जीवित थी। आत्मीयता के कुछ क्षण भी अभी शेष रह गए थे, इसलिए संबंधों के बीच एक लगाव मौजूद था। ट्रेडिल कहानी को पढ़कर इसकी पुष्टि की जा सकती है। तो जैसे आजकल का माहौल है उसमें मालिक और कर्मचारी के संबंध पूरी तरह मशीन की तरह हो चुके हैं। ठीक है, कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई आत्मीयता नहीं है। लेकिन उस समय 1960 के दशक में संवेदनशीलता भी जीवित थी और आत्मीयता के भी कुछ क्षण शेष रह गए थे। उसमें वो अभी भी आत्मीयता लोगों में थी। तो हमें पता है कि के विनायक मूर्ति छापेखाने के मालिक मुरुगेश मुदलियार का एक कर्मचारी है। 18 वर्ष की उम्र में ही उसने छापेखाने में कंपोजिटर के रूप में कार्य शुरू किया था। जब वो सिर्फ 18 साल का था तब यहाँ पर आ गया था और उसे 12 साल हो गए थे मुरुगेश मुदलियार के कर्मचारियों के रूप में काम करते हुए। ठीक है, अब उसकी उम्र 30 साल की हो चुकी है। अब वह केवल अक्षर योजना यानी कि कंपोजिंग ही नहीं करता, बाइंडिंग का काम भी करता है, मशीन भी चलाता है। विनायक मूर्ति एक अति विश्वस्त कर्मचारी है। किसी इतवार को वह अपनी दादी के घर गया हुआ था। उसने मालिक मुदलियार को सूचना दी थी कि दादी ने उसके लिए कोई लड़की देख रखी है, क्योंकि उसकी उम्र 30 हो गई थी और वो शादी करके अपना घर बसाना चाहता था। विनायक मूर्ति मालिक से 100 रुपये की पेशगी मांगता है, तो मुदलियार मुदित भाव से मान भी लेता है कि चलो ठीक है, शादी के लिए लड़की देखने जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पश्चात जयकांतन कहानी में जो उल्लेख है उससे मुदलियार के हृदय में बची हुई संवेदनशीलता और पूंजी की संपूर्ण सत्ता के कब्जे से बचे रहने का प्रमाण मिलता है। ये कहानी में हमने बहुत अच्छे से देखा था। जैसे कि उसमें लिखा हुआ था, बाहर निकलते हुए मुदलियार ने अपने आप से कहा, पट्टे की उम्र हो गई है। जब हमारे पास आया था 18 साल का छोकरा था। हमारे सिवा इसका है ही कौन? हमारे सिवा इसका है ही कौन? शादी में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। अपने कर्मचारी के विवाह में कोई कसर नहीं होने देने की इच्छा से यह भी सिद्ध होता है कि मुदलियार में अभी भी इंसानियत जीवित है। अतः इसे हम संबंध में निहित लगाव कह सकते हैं। मालिक और कर्मचारी के संबंध में एक तनाव भी ट्रेडिल कहानी में मौजूद है। विनायक मूर्ति का वेतन सिर्फ 20 रुपये है, लेकिन काम की भीड़ और मुदलियार के मूड के मुताबिक चाय पानी और नाश्ता करने के लिए समय समय पर मिलने वाली फालतू आमदनी जोड़ दी जाए तो तनख्वाह 30 रुपये तक पहुंच जाती है। कि वैसे तो वो 20 रुपये उसे मिलते हैं, लेकिन अगर मुदलियार का मूड अच्छा होता है या फिर कभी चाय पानी नाश्ते के लिए भी उसे कभी कभी फालतू पैसे मिल जाते हैं। तो कुल मिला के 10 रुपये ऐसे हो जाते हैं उसके महीने में, तो टोटल उसको 30 रुपये मिल जाते हैं।
यहाँ विनायक मूर्ति को कर्मचारी कहा गया है, लेकिन उसके काम का जो शोषण हो रहा है तथा उसे जो दिन रात एक काम करते हुए श्रम करना पड़ता है, इसके आधार पर विनायक मूर्ति को हम मजदूर भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कर्मचारी कहा जा रहा है। कर्मचारी वैसे नॉर्मली होता है कि जो माइंड से काम करते हैं किसी उसमें ऑफिस में, उसे कर्मचारी कहते हैं। और जो श्रमिक काम करते हैं, जो श्रम का यानी कि फिजिकल वर्क करते हैं, उसे श्रमिक कहते हैं, मजदूर कहते हैं। दोनों में ये फ़र्क होता है। ठीक है, एम्प्लॉय में और जो मजदूर होती है लेबर, उसमें ये फ़र्क होता है। तो कहने को तो वो एक कर्मचारी है, लेकिन हम उसे मजदूर कह सकते हैं क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है। 20 साल का प्रेस है, 12 वर्षों से विनायक मूर्ति क्रमरत है। तो 20 साल पहले मुदलियार ने प्रेस खोला था, तो पिछले 12 सालों से तो विनायक मूर्ति ही यहाँ पर काम करता है। उसके श्रम की बदौलत मालिक मुदलियार ने एक छोटा सा घर बना लिया है। कर्मचारी विनायक मूर्ति साधारण भोजन दाल भात खाकर जीवित है। तो इतनी मेहनत करी है तो मालिक मुदलियार ने एक छोटा सा अपना घर बना लिया है, और लेकिन उसका कर्मचारी तो अभी घर बनाने की नहीं सोच सकता, वो तो साधारण दाल भात खाकर ही जीवित रह रहा है। तो तकनीकी कारणों से यंत्र में कुछ देर तक रुकावट आने पर मालिक मुदलियार ने कर्मचारी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। अबे मशीन क्यों बंद कर दी, ग्राहक अभी आने ही वाला है, समझे। अबे मालिक की भाषा है, तो अबे सुनना वैसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके मालिक की भाषा है। तो अपना वर्चस्व कायम करने की भाषा है। उसे लगता है कि भाई मैं मालिक हूँ, तो मैं इस तरह से अपने कर्मचारी से बोल सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी मालिकपन भी उसकी बातों में झलकता था मुदलियार की। काम का दबाव यानी प्रेशर हमेशा नौकर पर ही डालता है। नौकर काम के बोझ के तले दबा रहता है। ठीक है, तो मालिक सिर्फ उस पर चिल्लाता है, कभी प्यार भी दिखाता है, लेकिन काम का सारा बोझ के विनायक मूर्ति पर ही है। एक अन्य प्रसंग तब आता है जब कार्यविधि में विनायक मूर्ति द्वारा काम के तनाव को कम करने के लिए थोड़ा हास प्रयास किए जाने पर मुदलियार ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। अबे क्या चल रहा है, आजकल उल्टा सीधा काम करने में लग गया है क्या? क्या बात है? अरे तुझसे किसने डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा? बाहर जाते हुए कौन सा काम बता के जाता हूँ और तू कौन सा काम कर रहा है? मैंने कहा था कार्ड का काम पूरा होने के बाद अभिनंदन पत्र को मशीन पर चढ़ा लेना, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो उसको डांट डपट रहा है। ठीक है, इसके पश्चात मुदलियार का आदेश था, चाहे रात हो जाए आज उसे काम पूरा ही करना है। इस प्रकार मालिक और मजदूर में एक तनाव जारी है। तो हम तनाव और लगाव दोनों की बात करें तो ये थोड़े से सीन थे, जैसे कि हमें बताया गया कि किस तरह से मालिक मजदूर पर हावी रहता है और उसे काम का प्रेशर दिए रखता है। तो इस प्रकार मालिक और मजदूर में एक तनाव तो जारी रहता है, लेकिन इससे मजदूर या कर्मचारी का कोई विरोध नहीं है, संघर्ष भी नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा हो सकता है कि कहानी में जयकांतन ने बिना विरोध प्रदर्शित कराए हुए भी पूरा विरोध दिखाया है। कैसे? क्योंकि वैसे तो यहाँ पे संघर्ष विरोध नहीं है, क्योंकि के विनायक मूर्ति ने इसके बदले में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी बिना विरोध किए प्रदर्शित किए हुए पूरा विरोध दिखाया गया है। कहानी के पाठक विनायक मूर्ति की दो स्थितियों के साथ हो जाते हैं। जो कहानी के पाठक है, जैसे हम भी कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमें जब विनायक मूर्ति की जो बुरी परिस्थितियाँ हैं उसके साथ हम भी हो जाते हैं कि देखो किस तरह से उसका मालिक उसके साथ जाति कर रहा है। ऐसा होना किसी विरोध से कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस तरह से जो कहानीकार जयकांतन है उन्होंने इस तरह से प्रदर्शित किया है कि जो हम जैसे लोग हैं जो कहानी को पढ़ते हैं वो भी उस के कर्मचारी यानी कि विनायक मूर्ति के साथ हो जाते हैं। तो यह भी हो सकता है कि विनायक मूर्ति की लाचारी और विवशता को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहा हो। ठीक है, क्योंकि लेखक किसी उद्देश्य से ही कहानी लिख रहा है, तो हो सकता है कि विनायक मूर्ति की लाचारी और विवशता को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहा हो। बावजूद इस तनाव के लगाव भी है, भले ही ये लगाव मुदलियार के हिते में हो। पसीने से तरबतर विनायक को देखकर उसका पैर पैडल पर ताबड़तोड़ चलते देख, फुर्ती से काम करते हुए देख के विनायक मूर्ति को देखकर मुदलियार ने मन ही मन कहा, बेचारा बैल की तरह काम करता है। क्योंकि बेशक वो मालिक है, उस पर रौब चलाता है, लेकिन जब वो देखता है ना कि विनायक मूर्ति पसीने से तरबतर है और बहुत तेज़ी से अपने पैर को पैडल पर चला रहा है, बहुत ही फुर्ती से काम कर रहा है, तो मन ही मन सोचता है, क्योंकि उसके मन में इंसानियत है, वो कहता है बेचारा बैल की तरह काम कर रहा है, और फिर ले ये पैसे रख रात के खाने के लिए रख ले। तो फिर उसे जब इस तरह से काम करते देखता है तो मालिक के मन में थोड़ी सी दया आती है और उसे कहता है कि ये पैसे रख ले और रात को खाना खा लियो। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इस कहानी में मालिक और कामगार के बीच एक विशिष्ट किस्म का रिश्ता है, जहाँ लगाव के साथ साथ तनाव भी है। ठीक है, तो तनाव तो है क्योंकि मालिक है तो काम तो करेगा ना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लगाव रखेगा तो कर्मचारी काम नहीं करेगा, इस बात को वो जानता है। तो लेकिन तनाव के साथ लगाव भी है, इंसानियत उसके मन में जिंदा है।
ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयकांतन ने मजदूर के कष्टप्रद जीवन और अंतर्मन का बारीकी से चित्रण किया है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। कि डी जयकांतन जो इस कहानी के लेखक हैं, उन्होंने मजदूर के कष्टप्रद जीवन का, कि किस तरह से कष्टों में रहता है कोई मजदूर और उसके मन में क्या चल रहा है, इसका बहुत बारीकी से चित्रण किया है। तो इस कथन की समीक्षा हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।